नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड में प्रश्न पत्र सेकंड पश्चिमी राजनीति विचारक प्लेटो का जीवन परिचय और उसके न्याय संबंधी विचार। ईसा पूर्व चौथी और पांचवी शताब्दी न केवल प्राचीन यूनान के लिए बल्कि मानव इतिहास के लिए भी एक गौरवशाली युग था। इस युग ने जहां सिकंदर जैसे महान शासकों को जन्म दिया, वहीं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया। प्लेटो न केवल यूनान का अपितु समूचे पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। उनके कथन कि राज्य व्यक्ति का ही विराट स्वरूप है, राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए, सत्ता केवल उन लोगों के हाथों होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों से परे हो। ये अमर संदेश जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि प्लेटो के समय में थे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन श्रमद कुल में 428-27 ईसा पूर्व हुआ। उसके पिता का नाम अरिस्थोन और माता का नाम पेरिकतियोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लेस था। उसके कंधे भरे हुए और चौड़े थे, इसी कारण उसके व्यायाम शिक्षक उन्हें प्लातोन कहकर पुकारते थे, क्योंकि प्लेटो शब्द का अर्थ ही होता था चौड़ा चपटा। प्लेटो शब्द का यूनानी उच्चारण प्लातोन है। अरबी में इसी का विकृत रूप अफलातून है। धीरे धीरे प्लातोन के स्थान पर कालांतर में प्लेटो शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा। 18 से 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आए। वैसे दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर था, किंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद भी सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को आकृष्ट किया। प्लेटो उनका शिष्य बने और उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना और शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में अपना एक शिक्षण संस्था अकादमी खोली। अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशिष्ट महत्व दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं था। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो चिरनिद्रा में विलीन हो गए। प्लेटो की रचनाएं 36 या 38 मानी जाती हैं जो रचित ग्रंथ हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से 28 हैं। उनमें प्रमुख हैं अपोलोजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटागोरस, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, लॉज आदि। और इनमें भी सबसे ज्यादा प्रमुख रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया, विशेषकर द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक, सौविध्यात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक तथा ऐतिहासिक। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्ता की शैली में लिखी हुई होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में सामान्य सिद्धांतों के द्वारा विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति। प्लेटो के चिंतन और दर्शन पर तात्कालिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और पूर्वकालिक दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव पड़ा, लेकिन विशेषकर सबसे अधिक प्रभाव सुकरात का दिखाई देता है। उनके विचार की सद्गुणी ज्ञान है, शासन एक कला है, ये विचार प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण किए। अब हम करते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें प्रमुख है न्याय सिद्धांत।
रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत। न्याय वह सूत्र है जो राज्य को बांधे रखता है। न्याय का सिद्धांत दार्शनिक प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्व का आभास इस तथ्य से होता है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का वैकल्पिक नाम ही न्याय से संबंधित रखा है। जिस आदर्श राज्य की रूपरेखा प्लेटो ने तैयार की उसका प्रमुख आधार न्याय ही है। मतलब प्लेटो एक ऐसे सक्षम, व्यवस्थित, आत्मसंयमी राज्य की स्थापना करना चाहते थे और ऐसे आदर्श राज्य को वो एक ऐसे न्याय के सिद्धांत पर आधारित करना चाहते थे जो राज्य को एकता प्रदान करे और नागरिकों को घोर व्यक्तिवाद से बचाए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत या प्लेटोवादी न्यायिक अवधारणा से तात्पर्य। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम सही अर्थ में समझने के लिए हमें जरूरी है कि न्याय शब्द में निहित उसके अर्थ और आधुनिक युग में न्याय शब्द का सामान्य जो प्रचलित अर्थ है उसमें अंतर समझें। प्लेटो की दर्शन का अध्ययन करने वाले सभी विद्वानों ने यूनानी भाषा के न्याय शब्द और अंग्रेजी भाषा के न्याय शब्द के अंतर का स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। एम.बी. फोस्टर के अनुसार न्याय शब्द ग्रीक शब्द डिक्यूसिन का अनुवाद है। डिक्यूसिन शब्द का क्षेत्र अंग्रेजी के न्याय शब्द से कहीं अधिक व्यापक है। हम न्याय या न्याय शब्द को मुख्यतः न्याय संबंधी या प्रबंध संबंधी कार्यों के संपादन में दृष्टिगोचर होने वाले गुण के रूप में मानते हैं, लेकिन प्लेटो के लिए न्याय शब्द का अर्थ वह है जो हम नैतिकता शब्द से समझते हैं। यह वह आदत है जो मनुष्य को अपनी इच्छा या तथाकथित हित के अनुसार काम करने से इस विश्वास के अनुशासन से रोकती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। डिक्यूशन का अर्थ है सदाचरण, न कि केवल न्याय। अरस्तु ने कहा है कि दूसरों के साथ व्यवहार में प्रदर्शित हमारा समस्त सद्गुण ही न्याय है। वर्तमान में न्याय का अर्थ न्यायाधीश द्वारा कानून के अनुसार अपराधियों को दंड देना होता है। वहां प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा को कानूनी या वैधानिक परिप्रेक्ष्यों परिभाषित नहीं किया जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान बार्कर के अनुसार प्लेटो का न्याय एक कानूनी विषय नहीं है, न ही ये कानूनी अधिकारों कर्तव्यों की बाह्य योजना से संबंधित है, अपितु इसका संबंध सामाजिक नैतिकता से है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पूरा पालन करे जिनका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय शब्द के अर्थ में और आधुनिक न्याय शब्द के अर्थ में बड़ा अंतर है। प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले हम ये देखते हैं कि प्लेटो ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पूर्व में जो प्रचलित न्यायिक सिद्धांत थे उनको अस्वीकार किया, खंडन किया। वो किस आधार पर, वे क्या सिद्धांत थे, उनमें क्या कमियां थी। तो पूर्व प्रचलित सिद्धांत 3 थे, जिसमें न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत और न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। प्लेटो इन तीनों सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं, जिसमें फर्स्ट है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार न्याय सत्य बोलने और अपने कर्ज चुकाने में निहित होता है और न्याय एक कला है। लेकिन प्लेटो इस विचारधारा के अनुसार न्याय को अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि न्याय एक कला नहीं है, न्याय परस्पर दो विरोधी कार्य अच्छा या बुरा कर सकती है। कला परस्पर दो विरोधी कार्य अच्छा और बुरा कर सकती है, पर न्याय तो सिर्फ अच्छाई और भलाई की दिशा में ही प्रभावित होती है, बुराई की दिशा में नहीं। दूसरा, ये कहना बड़ा सरल है कि मित्रों की भलाई और शत्रुओं की बुराई न्याय है, फिर तो ये कहना कठिन है कि हम किसको मित्र और किसको शत्रु माने। अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे मित्र हमारे बड़े शत्रु साबित होते हैं और जिन्हें हम अपना अब तक शत्रु मानते आए हैं वो हमारे परम शुभ चिंतक सिद्ध होते हैं। तीसरा, मनोयह कहते हैं कि यदि मित्रों की भलाई करना न्याय मान लिया जाए तो शत्रुओं की बुराई करना न्याय का उद्देश्य नहीं हो सकता,
क्योंकि न्याय का उद्देश्य जैसे को तैसा नहीं है। इस आधार पर प्लेटो न्याय का जो परंपरावादी सिद्धांत है उसको अस्वीकार करते हैं। दूसरा सिद्धांत न्याय का उग्रवादी, जिसके प्रतिपादक थ्रेसिमेकस। इसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। उग्रवादी विचारधारा के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को ये सिद्धांत या ये विचारधारा स्वीकार करती है। इनके अनुसार शक्तिशाली के हित में कार्य करना ही न्याय है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के कार्यों का मापदंड शासक की इच्छा अनुसार निर्धारित होता है। व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो वे कर सके और उसी की आशा रखनी चाहिए जो वे पा सके। शासक जिसे करने की आज्ञा देता है वही व्यक्ति कर सकता है, अन्य कुछ नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति को वही वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं जिसे शासक वर उसके पास रहने देता है, अर्थात शासक के हित का साधन बनने के सिवाय व्यक्ति का कोई अन्य न्याय नहीं होता है। अर्थात शासक जैसा आदेश निर्देश जो चाहते हैं उसके सिवाय व्यक्ति का अपना कोई न्याय नहीं होता है। शासन के इशारे पर चलने के अतिरिक्त व्यक्ति के सम्मुख अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। अतः शक्तिशाली का हित ही व्यक्ति के लिए न्याय है। दूसरा ये उग्रवादी सिद्धांत ये भी मानकर चलते हैं कि अन्याय न्याय से अच्छा होता है, लेकिन प्लेटो इन दोनों चीजों को अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि शासन अपने हित में कार्य करता है जो जन समुदाय से भिन्न होता है। जैसा कि सिद्धांत कहते हैं, उग्रवादी सिद्धांत मानकर चलते हैं कि शासन अपने हित में कार्य करता है जो जन समुदाय के हित से भिन्न होता है, लेकिन प्लेटो इसको अस्वीकार करता है। दूसरा कि न्यायी व्यक्ति की तुलना में अधिक बलवान होता है, अधिक प्रसन्न होता है। प्लेटो इसको भी अनुचित मानते हैं। प्लेटो के अनुसार न्यायी व्यक्ति अन्यायी की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली और सुखी होता है। अर्थात न तो शक्तिशाली का हित ही न्याय है, न ही अन्याय न्याय से अच्छा है। दोनों बातों को प्लेटो अस्वीकार करते हैं। साथ ही उग्रवादी सिद्धांत जो है व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि न्याय कभी भी व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं होता है। यह व्यक्ति की नहीं समष्टि की वस्तु होती है। तो इस आधार पर भी प्लेटो इसको अस्वीकार करता है। तो दोनों सिद्धांतों को अस्वीकार करता है। तीसरा सिद्धांत है न्याय का व्यवहारवादी, जिसके प्रतिपादक है ग्लॉको। उनके अनुसार न्याय शक्तिशाली का नहीं अपितु दुर्बल व्यक्तियों का हित है। ग्लॉकॉन की यह धारणा होब्स के सामाजिक समझौते की अवधारणा से काफी मिलती जुलती है। ग्लॉकॉन के विचारों के आधार उसकी यह मान्यता है कि व्यक्ति एक स्वार्थी प्राणी है और किसी भी प्रकार से आत्म तृप्ति प्राप्त करना उसके जीवन का धर्म है। प्राकृतिक अवस्था में निर्बल व्यक्ति जिनका बहुमत था अधिक कष्ट उठाते थे। अन्याय से उन्हें इतना लाभ नहीं मिल सकता था जितने की हानि। इसी कारण से यह प्राकृतिक अवस्था उनके लिए असहनीय हो उठी और उन्होंने आपस में एक समझौता किया कि वे न तो स्वयं अन्याय करेंगे न ही अन्य किसी को करने देंगे। परिणाम स्वरूप कानून बने जो आगे चलकर मानव व्यवहार एवं न्याय के मापदंड निर्धारण करने लगे। ग्लाकान के अनुसार न्याय का स्रोत व्यक्ति की यह भय की भावना है। अर्थात ये मानकर चलते हैं कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और यह भय की संतान है, और निर्बल व्यक्ति को न्याय सिद्धांत को जन्म देने वाला मानते हैं। लेकिन प्लेटो इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि न्याय और कानून को बाह्य वस्तु नहीं है। न्याय एक अंतरात्मा की एक ऐसा आवाज है जो सबल और दुर्बल दोनों के हितों में होती है, और न्याय का अनुपालन किसी भय के आधार पर नहीं होता अपितु मानव के स्वभाव के अनुरूप होता है। इसलिए इस आधार पर हम देखते हैं कि प्लेटो अपने सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व में जो प्रचलित सिद्धांत थे तीनों को अस्वीकार करते हैं। उनको अस्वीकार करने का या खंडन करने का मेन मुख्य कारण मानकर चलते हैं कि तीनों सिद्धांत में न्याय को एक बाहरी वस्तु, कृत्रिम वस्तु माना गया है, जबकि वास्तव में प्लेटो के अनुसार
न्याय एक आंतरिक वस्तु है और जिसे समझने के लिए मनुष्य को अपने सहज प्रवृत्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। थैंक्स।